मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि कांग्रेस के सूरत विभाजन के पश्चात, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के पश्चात कैसे उदारवादी दल ने कांग्रेस से गरम दल के सदस्यों को बाहर करके कांग्रेस के अस्तित्व को लगभग शून्य पर ला देती है। लेकिन जब 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि की डेथ होती है, जो गरम दल के सदस्यों या तिलक इत्यादि के पुनः कांग्रेस में सम्मिलित होने का विरोध कर रहे थे, तो उनकी मृत्यु के बाद तिलक के कांग्रेस में पुनः सम्मिलित होने का मार्ग खुल गया और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1915 के पश्चात तिलक या गरम दल के जितने भी सदस्य थे, सबकी कांग्रेस में पुनः वापसी होती है और फिर यहीं से कांग्रेस एक महत्वशाली संस्था के रूप में उभर कर आती है। और बाद में फिर आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के कांग्रेस का उभार बहुत रहा, बहुत अच्छा कार्य रहा। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को समाप्त करने की मंशा जाहिर की कि कांग्रेस का जो कार्य है वो समाप्त हो गया है, इसलिए कांग्रेस को भी भंग कर देना चाहिए। लेकिन नेहरू जी की कृपा थी कि उन्होंने कांग्रेस को बनाए रखा, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही कांग्रेस को भंग किया जाएगा, बहुत से नेता अलग अलग पार्टियों का संगठन कर लेंगे, उन्हें समस्या भी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को बनाए रखा और फिर सत्ता सुख नेहरू परिवार ने काफी समय भोगा भी। ठीक है, तो आज जो बात है वो हम एक नए उस पे आते हैं। जैसे हम लोगों ने कल होम रूल लीग खत्म किया था और उसमें ये देखा गया था कि होम रूल लीग का जो परिणाम था वो मॉन्टेग्यू घोषणा, जो भारत सचिव थे, भारत राज्य सचिव थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा की और उसके परिणाम स्वरूप फिर होम रूल लीग आंदोलन की समाप्ति होती है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट अभी मॉन्टेग्यू घोषणा से करेंगे। ये देखा जाए कि प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आगे बढ़ी और इसका परिणाम क्या रहा। ठीक है, तो आज टॉपिक हम लोगों का मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1917 में होता है। ठीक है, और इस घोषणा में मॉन्टेग्यू ने जो कहा वो ये था कि भारतीय लोगों को उत्तरदायी शासन देना चाहिए। ठीक है, जिस पे हम लोग कल बात भी कर सकते हैं, किया था। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होती है। भारत राज्य सचिव थे, बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया उसी के आधार पर और उसमें बहुत सी चीजें आई, तो हम लोग अब इसके बाद उसको देखते हैं। ठीक है, अब इस घोषणा में देखिए कि ये घोषणा जो की थी इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान 8 जुलाई 1918 को इनकी जो एक रिपोर्ट बनाई उन्होंने वो प्रकाशित हो गई। ठीक है, रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब अगर रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उस रिपोर्ट का कोई ना कोई बात भी आएगा। कहते हैं जब रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो इस रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण बताया था। यानी कांग्रेस इसके विरोध में आ गई। असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण बताया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका स्वागत भी करते, तो कांग्रेस में भी ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने स्वागत भी किया। तिलक ने शौर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी। शौर्य विहीन उषा काल इन्होंने कहा। एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो उदारवादी थे और प्रारंभिक सदस्य थे कांग्रेस की स्थापना के समय, सबसे पहले द्वितीय अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ कलकत्ता में, उसमें सम्मिलित हुए। इनकी इंडियन एसोसिएशन जो पूरा संगठन था उसको इन्होंने मर्ज कर दिया। ठीक है, उसी के बाद से फिर कांग्रेस के जनाधार में काफी उभार आता है। बंगाल में बड़े लोकप्रिय एस एन बनर्जी। ठीक, एस एन बनर्जी ने इस मॉन्टेग्यू रिपोर्ट का स्वागत किया था। इन्होंने स्वागत किया। कांग्रेस विरोध कर रही है,
एसएन बनर्जी स्वागत कर रहे हैं, और कांग्रेस से अलग होकर के, क्योंकि कांग्रेस विरोधी है, ये भी कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, इनको पता नहीं क्या समझ में आई, ये उसका स्वागत करने लगे। घर में बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है कि घर में मतांतर अलग हो सकते हैं, तो यही हाल इनके साथ था। इनको कुछ अच्छा लगा होगा, इनको जो डिमांड थी वो डिमांड इनको फुलफिल होती नजर आई होगी, इसलिए इन्होंने उसका स्वागत किया। और जब देखा कि पार्टी विरोध कर रही है तो ये कांग्रेस से अलग हो गए, ठीक। और कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने उदारवादी संघ का गठन किया। ठीक, ये चीज आई। 1 मिनट, मेरा पंखा ऑन कर दें। ठीक है, देखिए, प्रारंभ में उदारवादी संघ, बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इसका नाम पड़ा। अखिल भारतीय उदारवादी संघ, यानी एक नया कांग्रेस का 1918 में दूसरा विभाजन, ठीक है। यानी कुछ गुट के लोग जो इस मॉन्टेग्यू घोषणा यानी मॉन्टेग्यू रिपोर्ट को अच्छा मानते थे, उन्होंने कांग्रेस से स्वयं को अलग कर लिया और अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया। लेकिन इसमें कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो काफी अवस्था हो गई थी, जिनकी काफी उदारवादी थे, जिनका अब जनाधार धीरे धीरे कम हो चुका था, ठीक है। लेकिन है तो कांग्रेस के ही, ठीक है। कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। वाह, क्या बात है। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। देखिए, ये भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, दूसरे उसका विरोध कर रहे हैं। अब समस्या ये थी, विरोध करें या समर्थन। कांग्रेस में दो गुट, एक समर्थक सदस्यों का, दूसरा विरोधी सदस्यों का। अधिकतर जो लोकप्रिय नेता हैं वो विरोधी गुट में हैं, जो अपनी अवस्था की अंतिम ढलान पर हैं। कुछ बहुत ज्यादा उदारवादी जो कोई ना कोई चाटुकारिता करके राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे थे, वो इनके समर्थन, ठीक है। और एसएन बनर्जी का ही कारण था कि 1918 में कांग्रेस का सेकंड विभाजन, ठीक है। तो ये तो इनका था घोषणा रिपोर्ट का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में था क्या, ऐसा क्या दे दिया गया कि ये भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। कुछ उदारवादी नेताओं ने उसे भारत का मैग्ना कार्टा कर दिया। और ऐसा क्या दे दिया गया कि तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने सूर्यवीर उषा काल कह दिया। कांग्रेस ने उसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण बताया। यानी मांग और ज्यादा रही होगी, पाए कम। जब मांग ज्यादा होती है, पाओ थोड़ा सा, तो यही शब्द निकलते हैं। इनकी क्या अपेक्षा रही होगी, अपेक्षा थोड़ी रही, मिल गया ज्यादा, ये शब्द निकलते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है। सोच में, डिमांड में अंतर है। इनकी डिमांड कम थी, ये भारत के लिए स्वशासन नहीं चाहते थे, स्वराज चाहते थे। वो भी कब, जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा गरम दल के सदस्यों के द्वारा, तब। नहीं तो नहीं, ये चाहते थे अंग्रेजी शासन बना रहे, अंग्रेजी शासन में हमारे अधिकार भी बने रहे। सोच की बात है, ठीक है। हम लोग आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें थी, क्या चीज भारत के लिए अच्छी थी, क्या चीज उधर उस समय होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और अंग्रेजों ने कैसे अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटी सेकी है इसमें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार,
1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, ठीक, या भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक। देखिए, इसमें कुछ चीज तो ठीक थी, भारतीयों को राजनीतिक अधिकार ज्यादा दिए गए, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य करती थी, वो गलत भी थी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पॉइंट वाइज क्या क्या है। पहला, विधायी परिषद, जो प्रांतीय विधायी परिषद थे, उनके आकार में वृद्धि की गई, यानी विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। पहला, प्रांतीय विधायी परिषद के आकार में वृद्धि की गई, पहला चीज, ठीक। प्रांतीय विधायी परिषद के आकार में वृद्धि की गई। दूसरा, यहां पर जो सदस्य चुने जाते हैं, अब तक क्या होता था, मनोनीत सदस्यों की संख्या ज्यादा होती थी, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, निर्वाचित सदस्यों का अधिकांश हिस्सा निर्वाचित सदस्यों का हो गया, सॉरी, अधिकांश सदस्य निर्वाचित सदस्य हो गए, ठीक है। यानी सदस्यों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे, होंगे। चलो, ये भी अच्छा है कि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य अब यहां आएंगे, तो अगर जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं तो स्वाभाविक है चीजें कुछ न कुछ अच्छी होंगी, ठीक। तो एक तो ये हो गया। तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब बात यह होती है, द्वैध शासन प्रणाली क्या है, ठीक। तो द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता हैं लाओनिस कार्टिस। लाओनिस कार्टिस, ठीक, ये है जन्मदाता। अब यहां पर ये देखिए कि चीजें क्या की गई। इस द्वैध शासन प्रणाली में पॉइंट आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ना चाहें तो ना बढ़ाएं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। आप इसी में बता सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली में क्या क्या चीजें थी। जैसे प्रांतीय विषय होते थे, जैसे आज क्या है, जब सूची प्रणाली हम लोग देखते हैं तो 3, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे ही राज्य सूची यहां पर भी थी, ठीक है, तो उनको हम प्रांतीय विषय कहते थे। इन प्रांतीय विषयों में भी बंटवारा किया गया, ठीक, 2 हिस्सों में, पहला दूसरा, ठीक। पहले को कहा गया था आरक्षित विषय और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय। ये 2 हो गए। अब इन दोनों में आरक्षित विषय जो होते थे, इसमें गवर्नर जनरल डायरेक्ट शासन कर रहा है। हस्तांतरित विषय जो हैं, इसमें गवर्नर जनरल भारतीय लोगों को मंत्री बना करके शासन कर, कार्य गवर्नर जनरल ही। एक जगह भारतीय मिनिस्टर्स हैं, एक जगह अंग्रेज या गवर्नर द्वारा नियुक्त कोई ना कोई प्रतिनिधि, ठीक है, ये चीजें थी। अब इसमें क्या क्या था, इसमें देखिए, हस्तांतरित में या आरक्षित में ही आ जाइए। आरक्षित में पहला है कानून और वित्त 2, कानून, वित्त और अकाल इत्यादि, ठीक, कानून, वित्त और अकाल इत्यादि। हस्तांतरित में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय में, ठीक है। ये आरक्षित विषय जो हैं,
ये गवर्नर जनरल के अधीन है। यानी आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर जनरल अपने व्यक्ति को या स्वयं करेगा शासन, उस पर स्वयं नियम इत्यादि बनाएगा, या स्वयं किसी व्यक्ति को मनोनीत कर देगा वहां शासन करने। जबकि हस्तांतरित विषयों पर शासन गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों के माध्यम से करेगा। ये चीज आ गई, ठीक है। यानी दोनों विषय और इसी व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसी व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां, केंद्र में भी द्विसदनी, केंद्र में भी द्विसदनी व्यवस्था अपनाया गया। ठीक, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था अपनाया गया। ठीक है, ये चीजें आ गई यहां पर। अब देखिए केंद्र में जो द्विसदन बने, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला आया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब यहां पर भी देखिए केंद्र में भी, इस पे भी बात करते हैं। दूसरा हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए अब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 144 सदस्य रखे गए कुल, ये निम्न सदन है। ठीक है, इसमें 144 सदस्य, टोटल सदस्य संख्या 144। काउंसिल ऑफ स्टेट में टोटल सदस्य संख्या 60। जो दो चीजें, इसमें कुल 41 सदस्य, ये सदस्य मनोनीत किए गए। यानी अन्य जितने भी हैं 103, ठीक, इसमें 103 सदस्य निर्वाचित होते थे। यानी केंद्र में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था में निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली को निम्न सदन कहा गया, यानी लोकसभा, यही बाद में लोकसभा बनता है। ठीक है, दूसरा इसमें 60 सदन, जिसमें 26 मनोनीत किए गए, 26 मनोनीत, यानी निर्वाचित सदस्य कितने, 34। ये चीज आई। और इस काउंसिल ऑफ स्टेट को उच्च सदन कहा गया, यानी राज्यसभा। यानी परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, जो पहले शासन था वही शासन बाद में भी चला। संविधान बने, नाम बदले गए, चीज तो वही है। यहां संख्या बढ़ा दी गई, यहां संख्या बढ़ा दी गई, व्यवस्था वही दी गई है। ठीक है, सामान्यतः अंतर क्या आया, सिर्फ नाम का। ठीक है, तो ये चीज आई यहां पर। अब जब ये चीज है यहां पर, तो आगे देखा जाए और सब क्या चीजें हुई। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, चीजें आ जाएंगी। नहीं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम फिर से देख लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, देखिए दूसरा जो दिया गया अधिकार, वो था विधान मंडल को बजट पास करने के संबंध में अधिकार दिए गए। यानी अभी तक बजट पर सिर्फ बहस कर सकते थे, 1909 में दिया गया, पास करने में कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब
विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में अधिकार दिया गया। यानी अब बजट के लिए जब भी कोई प्रस्ताव आएगा तो उस बजट के प्रस्ताव पर ये सदस्य वोटिंग कर सकते हैं। जैसे बाद में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और ये सब ट्रांसपोर्ट सुधार के अंतर्गत चुनाव हुए, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, तो कांग्रेस का एक धड़ा फिर अलग होता है और उस धड़े ने क्या किया कि इनके चुनाव में प्रतिभाग भी किया। बाद में गांधी जी ने उसको स्वीकृत कर दी कि कांग्रेस के अधीन रहते हुए चुनाव में सरकारी तंत्र को, तो वो कांग्रेस के सदस्य करते क्या थे, हर साल जब तक वो सब रहे, जहां रहे, बहुमत में रहे, वहां पर करते क्या थे कि जैसे ही बजट संबंधी कोई पावता इसको पास ही नहीं होने देते थे। और जब ये प्रस्ताव पास नहीं होता था तो वहां पर वायसराय या गवर्नर को अपने वीटो का प्रयोग करके उसे पास करना पड़ता था। ठीक है, तो एक मानसिक स्थिति में वो चीजें थी और उससे सरकार की साख कमजोर होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या किया, पंजाब में सिखों को, ठीक, पंजाब में सिखों को और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को देखिए यहां सांप्रदायिकता के विकास की बात हो रही है। गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान किया गया। यानी मुस्लिमों को 1909 में पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई, सिखों को 1919 में दिया गया, दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मणों को भी 1919 में पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई। अब इन दोनों को पृथक निर्वाचन पद्धति देने का तात्पर्य क्या था, इन दोनों को भी मुस्लिमों की तरह अपने साथ जोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन की गति को एकदम बैठा दे। तो एक विचार है, एक सोच है, जैसी सोच वैसे कर्म उनके। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की सोच थी, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, 9 इसमें क्या किया गया, 10 वर्ष के पश्चात एक जांच आयोग आएगा, है ना, जांच के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रगति को देखने के लिए, प्रगति की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, देखिए जांच के लिए एक आयोग का गठन होगा और वह आयोग फिर अपनी संस्तुति दे। इसी के अंतर्गत, ठीक है, ये चीजें के अंतर्गत 1926 में, 28 में ही आया था, 26 में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, हुआ क्या कि इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के अंतर्गत 1920 में होने वाले चुनाव का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई कि ऐसे में कांग्रेस बहिष्कार कर रही है, सरकार को अपनी साख बचाने की चिंता है, कांग्रेस धीरे धीरे अधिकारों की बात कर रही है, विरोध हो सकता है, क्रांतिकारी आंदोलन घटनाएं भी हो रही हैं। अब सरकार के लिए मजबूरी ये थी कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार कर रही है, कांग्रेस अभी खुल के आंदोलन के लिए नहीं आ रही है, इसलिए युवा वर्ग क्रांतिकारी घटनाओं को करने के लिए विवश है। वह क्रांतिकारी घटनाओं को करके सोचता है कुछ न कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन समस्या यही थी
कि किसी भी आंदोलन में या किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है संख्या होना। बिना संख्या के, बिना बहुसंख्यक जनता के आंदोलन में विकास या प्रगति नहीं हो सकती। कांग्रेस अभी तक तैयार नहीं थी। गांधी जी धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी और भविष्य में बहुत जल्दी कोई न कोई आंदोलन होना था। ऐसी स्थिति में सरकार ने रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही हैं, इन क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ न कुछ नियम बनाए जाएं। अंत में सिडनी रॉलेट ने एक अधिनियम बनाया जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो चीजें लागू, उसका विरोध हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग रॉलेट एक्ट देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट में हुआ क्या कि 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। ठीक है, 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। चलो ठीक है, एक कमेटी का गठन हो गया। इस कमेटी को गठित क्यों किया गया? वो इसलिए कि इसका काम था कि क्रांतिकारियों का प्रभाव किस हद तक भारत में फैला हुआ है, और जब फैला है बहुत हद तक, तो उसके लिए कैसे कानूनों की आवश्यकता है जिससे हम क्रांतिकारियों के प्रभाव का हम दमन करें। उद्देश्य ये था। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य था इस बात की, यानी ये जांच करना, इस बात की जांच करना कि क्रांतिकारियों का जाल जो है, ठीक है, यानी प्रभाव किस हद तक भारत में फैला है, क्रांतिकारियों का प्रभाव किस हद तक भारत में फैला है। पहला कि पहले तो यह देखा जाए कि क्रांतिकारी मूवमेंट, भाई इस समय कई हुए क्रांतिकारियों के, तो क्रांतिकारी मूवमेंट में होता क्या था, वो सीधे तो गोली बंदूक की बात करते थे, वो अंग्रेजों को मारने की बात होती थी। ठीक है, तो अब जब अंग्रेजों की हत्या की बात हो रही है, तो इसमें यही कहा गया कि पहले आप पता करो कि क्रांतिकारियों की स्थिति क्या है, धरातल पर कहां तक है वो, इसकी एक जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद एक काम दूसरा होना चाहिए कि अगर जांच हो जाए तो जांच के बाद ये सुझाव भी दे कमेटी कि कैसे कानून बनाए जाएं जिससे क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त किया जा सके। ठीक, दो चीजें। पहला क्या था कि कमेटी का काम था कि जांच करे, एक कैसी जांच, क्रांतिकारियों का प्रभाव भारत में किस हद तक फैला हुआ है। जांच करने के बाद उसे सुझाव देना था कि क्रांतिकारी आंदोलन को पूर्णतः समाप्त कैसे किया जा सकता है। अध्यक्ष इसके सिडनी रॉलेट हुए और 1918 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1918 में सिडनी रॉलेट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, अब समस्या यह थी कि रिपोर्ट तो प्रस्तुत करती है, तो रिपोर्ट में जो चीजें जैसी बताई होंगी उसके अकॉर्डिंग होगी। और अंततः फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानमंडल में
केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधेयक लाए गए, एक नहीं, इन क्रांतिकारियों के दमन से संबंधित 2 विधेयक लाए गए। ठीक, लेकिन विधेयक पास होने से पहले ही एक विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया। एक विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया। जो दूसरा विधेयक था, दूसरा वाला विधेयक, उसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। ठीक, दूसरा विधेयक क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, यह विधेयक पास हुआ। ठीक है, तो टाइम क्या था? 18 मार्च, यानी यह 18 मार्च को पास। ठीक, और इसी क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को हम रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। इसी अधिनियम को, इसी को रॉलेट एक्ट नाम दिया गया, एक्ट कहा गया। ठीक, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को ही रॉलेट एक्ट कहा गया। इस रॉलेट एक्ट की अवधि जो रखी गई, यानी प्रभावी कब तक रहेगा ये कानून? प्रभावी मात्र 3 वर्ष तक रहना था। ठीक है, अब इसको पास करने के पीछे जो रीजन था, उसमें एक तरफ यह भी था कि इससे पूर्व जो भारत रक्षा कानून बनाया गया था, उसकी अवधि भी समाप्त हो रही थी। ठीक है, लाने के पीछे कारण था भारत रक्षा कानून की अवधि का समाप्त होना। ठीक है, अब देखिए 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी का काम था कि क्रांतिकारियों की प्रभाव को, भारत में उनका प्रभाव किस हद तक है, इसकी जांच करना और उनके उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है, उसकी संस्तुति करना। ठीक है, अब अगर ये संस्तुति करते हैं तो उसी के आधार पर मार्च 1918 में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की और फिर विधानमंडल में 1919 में, फरवरी 1919 में विधानमंडल में 2 एक्ट सरकार ने लाए, जिसमें से एक एक्ट को उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन दूसरा क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम पास हो गया। कब? 18 मार्च 1919 को यह अधिनियम पास होता है और किस अधिनियम को ही रॉलेट एक्ट कहा गया। यह भी प्रावधान था इसमें कि यह एक्ट मिनिमम 3 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। ठीक, अब इसको लाने के पीछे उद्देश्य जो था वो ये था कि भारत रक्षा कानून जो इससे पहले था, पास हुआ था, उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए भारतीय साम्राज्य की रक्षा के लिए, क्रांतिकारी घटनाओं के रोकने के लिए कोई ना कोई अधिनियम तो मजबूत होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास कर सके। एक ये उद्देश्य था और इस उद्देश्य को बनाए रखने का प्रयास भी अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन ये थोड़े हो जाना चाहिए कि अधिनियम आप ले आओ तो इतना कठोर ले आओ कि पब्लिक को ही सताने लगो। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें थी रॉलेट एक्ट में, क्या क्या अधिनियम बनाए गए, क्या क्या इनके एक्ट थे और इसका प्रभाव भारतीयों पर कैसे पड़ा और उन्होंने कैसे इसके माध्यम से दमन चक्र चलाया। ठीक है, अब देखिए इसमें था क्या क्या मुख्य बातें इसकी। फर्स्ट पॉइंट,
पहला इसमें यह है कि संदेह के आधार पर मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार करवा सकता है। सोचिए, मात्र संदेह के आधार पर, उसके ऊपर किसी सजा का कोई प्रावधान नहीं होता, सिर्फ संदेह के आधार पर किसी की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी, है ना। पहला, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी। खाली गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, इस व्यक्ति को 6 माह तक जेल में भी डाला जा सकता था। चलिए, आप जेल में भी डाल दिए, ठीक है। गिरफ्तारी हो सकती थी और उसे जेल में भी डाला जा सकता था, रखा जा सकता था, ठीक है, पहला। दूसरा, इसके द्वारा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता था, ठीक है। इसके द्वारा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल सकती थी, हो सकती थी। देखिए, जेल की भी सजा जो थी वो अनिश्चित काल के लिए थी। तीन साल तक प्रभावी है, 3 साल तक भी रख सकते हैं, 2 दिन भी रख सकते हैं, 6 महीने भी रख सकते हैं, 6 साल भी रख सकते थे। चीज तो था ही, ठीक है। अब अगर ये चीजें हैं तो इसमें हम गिरफ्तारी किसी की कर, भाई थोड़ी सी भी द्वेष या संदेह के ही आधार पर जब गिरफ्तारी है, तो मान लो कि आपने कहीं ज्यादा सवाल जवाब कर लिया किसी अधिकारी से, तो आपकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे आज के समय में अगर ये कानून हो जाए तो क्या होगा, जैसे आप वीडियो खोलेंगे बनाने के लिए, पुलिस वाले कहेगा अच्छा ये बड़ा काइया है, पकड़ो इसको, और ले जाएंगे 3 साल के लिए जेल की सजा, और हवालात में जानते ही आप कितने पट्टे पड़ते हैं, ठीक है। क्यों वहां पर पुलिस में रखेंगे, पता चलेगा क्या कहता है आपका संविधान, 24 घंटे के अंदर किसी नजदीकी न्यायालय में किसी भी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहिए। पेपर पे चढ़ाई पे नहीं करेंगे आपकी गिरफ्तारी, 3 दिन तक पहले आपको कूट लेंगे अच्छे से, उसके बाद पेपर पर आपको चढ़ा करके न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे। आप भचकते हुए, लंगड़ाते हुए, चिल्लाते हुए न्यायालय में पहुंचे, वहां कहते रहिए क्या हुआ, क्योंकि पुलिस तो ऐसी जगह मारती है जहां पे दर्द खाली होता है, टूटता कुछ नहीं, ठीक है। तो सबका अपना अपना फंडा होता है, ठीक। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या था, इस गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति कोर्ट भी नहीं जा सकता था। यानी गिरफ्तार क्यों किया गया है, गिरफ्तारी के कारण क्या हैं, ये भी आप नहीं जान सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। पुलिस के हाथ में इतना पावर है कि वो आपको अंदर रख सकती है काफी लंबे समय तक, बहुत सही, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आज के समय में ऐसा कोनो कानून आ जाए तो अमित शाह बहुतों को अंदर कर देंगे, अमित शाह नहीं, योगिन बाबा हमारे अंदर कर देंगे बहुत लोगों को। कुछ लोग बहुत कौवा कौवा कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बाबा तो पक्का अंदर कर देंगे। लेकिन उस समय अंग्रेजों का समय था, उस समय ऐसे कानून प्रभावी हो सकते थे। आज के समय में अगर ऐसा कानून लाया जाए तो उसका बहुत विरोध होगा, और शायद सरकार भी जा सकती है, क्योंकि पुलिस वालों के हाथ में सत्ता देने का मतलब कौनो एसपी जी को, जो विधायक साहब गरियाए होंगे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो विधायक जी को अंदर कर देंगे, कहेंगे आज तो तुमको हम 3 साल के लिए अंदर कर देंगे विधायक जी, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अंदर गए थे, बाद में कहीं कुछ होता है, एसपी साहब कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, या उस
पार्टी की जब सरकार आएगी भविष्य में और विधायक जी मिनिस्टर होंगे तो क्या करेंगे, भेज देंगे ललितपुर चंदौली में। ठीक है, जो भी चीजें हैं। देखिए अब देखिए आगे, देखिए इसमें क्या हुआ, इस एक्ट को भाई विरोध तो होगा ही ऐसी चीजों का, कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। इस एक्ट को एक नया नाम दिया गया, बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून। पहला नाम, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, या बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, कुछ भी कर लो, है तीन है, तीनों बिना है। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा गया। ठीक भाई, काले कानून है ही है। यहां पर तो समानता का जो अधिकार फ्रांसीसी क्रांति से चला रहा था उसकी थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं दी गई। स्वतंत्रता का अधिकार जो अमेरिकी क्रांति से चला रहा था उसकी थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं दी। ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ क्रांतिकारी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए इतने कठोर कानून लाए जिसमें के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जनता के अधिकारों की मांग को दबाने का प्रयास किया जाता, और कुछ नहीं था यहां पर। ठीक है, देखिए इसी को आतंकवादी निरोधक कानून या आतंकवाद निरोधक कानून भी कह सकते हैं, या आतंकवादी अपराध नियम। ठीक है, ये कहा गया आतंकवादी अपराध नियम या आतंकवादी निरोधक कानून, ये सब भी कई नाम आए। ठीक है, अब समस्या ये था कि ऐसा कानून अगर आता है तो क्या कांग्रेस शांत बैठेगी? नहीं। अगर कांग्रेस ऐसे कानून आने पर शांत नहीं बैठेगी तो कांग्रेस का कार्य क्या होना चाहिए? क्या ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्वाभाविक है, करेगी तो है, क्योंकि गांधी जी भी इस समय तक काफी प्रभावी हो गए थे। 1919 तक खिलाफत आंदोलन की बात आ रही थी इस समय। ठीक है, प्रारंभिक दौर है। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, टाइम देख लीजिएगा, अब 6 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में जबरदस्त घटनाएं घटती हैं यहीं से। ठीक है, बहुत भीषण घटनाएं होती हैं। कानून का विरोध की बात छोड़ो, बहुत से लोगों की जान चली गई यहां पर। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। भाई ये तो सही था। अगर इतना दमनकारी कानून आए तो उसमें हड़ताल, विरोध जो भी हो सकता हो उस कानून के विरोध में, वो स्वाभाविक है, आपका अधिकार बनता है ऐसे नीतियों का विरोध करना जो जनता के हित में ना हो, जनता के मनोभावों को दबाने का कार्य करती हो। ठीक है, तो गांधी जी अगर इसके लिए देशव्यापी हड़ताल या सत्याग्रह की बात करते हैं तो इस कोई दिक्कत नहीं थी। ये उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो भी किया सही किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। दूसरी तरफ गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह, सभा की स्थापना की।
यानी एक तरफ देशव्यापी हड़ताल और दूसरी तरफ सत्याग्रह सभा की स्थापना। यानी सत्याग्रह भी गांधी जी जो उनके अफ्रीका से ही आंदोलन का मुख्य हथियार हुआ करता था, उसकी भी बात भारत में प्रारंभ कर दी। ठीक है, जबकि पूर्व में ही ये सब चीजें कर चुके थे। यहां पर फिर वही अंततः 30 मार्च डेट अभी हम लोगों ने क्या किया था उनका, गांधी जी का, ठीक है, हाँ 6 अप्रैल को हुई। 6 अप्रैल को उन्होंने आह्वान किया था कि देशव्यापी हड़ताल होगा, लेकिन 30 मार्च को ही आंदोलन शुरू करने का निर्णय हो गया, देशव्यापी हड़ताल वाला। भाई प्रचार प्रसार भी तो होगा कि उसको प्रभावी बनाया जा सके। अगर हड़ताल को प्रभावी बनाना है तो उस हड़ताल के लिए प्रचार प्रसार भी आवश्यक है, तभी हम सफल हो सकते हैं। अगर प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हुआ तो फिर सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहां पर 30 मार्च को क्या किया इन्होंने, आंदोलन शुरू करने का निर्णय। दिल्ली में जैसे निर्णय लिया गया, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद एक बाबा जी थे जिनका बड़ा अच्छा योगदान था। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। देखिए, एक संत रॉलेट एक्ट के विरोध में होने वाले आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व कर रहे हैं। अब अगर दिल्ली में नेतृत्व कर रहे हैं और पहले से ही एक कानून बन गया है कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लो, वो चाहे खुदा ही काहे न हो। पुलिस के हाथ में इतना पावर है, मजिस्ट्रेट के हाथ में इतना पावर आ गया है। ठीक, तो जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, एक जुलूस निकाला गया, तो पुलिस ने क्या किया, भाई भीड़ थी ही, भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी। ठीक, और इस गोली में चलाने पर 5 आंदोलनकारी मारे गए। अगर शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा हो तो फिर पुलिस को गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन पुलिस को क्या लगा, हम तो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े कानून आ गए हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े कानून आ गए हैं तो हम एक को नहीं, अगर 8-10 को भी गोली मार देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसानी से होता हुआ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इन्होंने गोली चलाई, ये घटना घटी। यह जो आंदोलन था ये देशव्यापी हो गया। ठीक, इसके बाद जैसे ये घटना हुई थी, इसके बाद देश के कई नगरों में सार्वजनिक विरोध व हिंसा के मार्ग को अपनाया गया, सरकारी संपत्ति को तोड़े गए, कुछ अंग्रेजों की भी हत्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद देश के सभी प्रमुख नगरों में सार्वजनिक विरोध व हिंसा का मार्ग अपनाया गया। देखिए, अब अगर सब जगह सार्वजनिक विरोध और हिंसा के मार्ग अपनाए जाएंगे तो स्वाभाविक है सरकार की संपत्ति को हानि भी होगी। भाई पहले उंगली जब लगाए हो तो परिणाम तो कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। भाई पहले चिकोटी काटे हो तो दूसरा अगर आपको चिकोटी काटता तो दर्द काहे होता है। तो यहां पर पहले रॉलेट एक्ट पास किया, चलो पास किया, सामूहिक जुलूस निकल रहा है तो पुलिस ने उस पर गोली काहे चला दी।
अब अगर गोली चला दी, 5 लोग मर गए, तो जो जनता है जिसमें संगठन की शक्ति है, समूह की शक्ति है, बहुत ज्यादा संख्या में है। कहते हैं ना, कुत्ते भी झुंड में शेर का शिकार कर लिया करते हैं। तो यहां तो लोगों का झुंड था, भारतीयों का झुंड था। ये क्या गधों का शिकार नहीं कर सकते थे? ये गधों का शिकार कर सकते थे, चालाक लोमड़ी का भी शिकार कर सकते थे। और यहां शिकार हुआ भी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लोमड़ियों की संख्या बहुत कम थी। तो अगर ये स्थिति है तो घटनाएं तो घटेंगी ही घटेंगी। बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन दर्द भी बाद में उसी को होता है जिसने पहले चिकोटी काटी थी, वही को ज्यादा दर्द होता है। बाद में जिसने काटी उसको दर्द नहीं होता, वो दर्द देगा और चल देगा। ठीक, चिल्लाने का काम यही करते हैं। अब देखिए स्थिति, हिंसा का मार्ग अपनाया गया। पंजाब व लाहौर, ठीक, पंजाब इसी में लाहौर भी, व लाहौर में भी भीड़ पर गोली चलाई गई। चलो ठीक है, भीड़ पर गोली चली, अच्छी बात है। अब अगर पंजाब और लाहौर में भी भीड़ पर गोली चलती है तो कहते हैं इसमें 2 लोग मर गए। सॉरी, यहां नहीं है। भीड़ पर जब गोली चलती है, आगे हम आते हैं, 2 लोग बाद में भी मरेंगे। ठीक है, गोली चलाई गई, घटनाएं होती हैं, कई लोगों की डेथ होती है। और जब ये चीज देखा गया कि पंजाब इत्यादि में रॉलेट एक्ट के विरोध में जुलूस में ज्यादा संख्या हो रही है, लोग उसका काफी अच्छे से विरोध कर रहे हैं, तो गांधी जी ने 8 मार्च को 1919 को पंजाब जाने का निर्णय किया। निकले पंजाब के लिए, लेकिन हरियाणा के पास पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक, अब जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए, इसी के तहत रॉलेट एक्ट जो था उसमें पंजाब में 2 प्रमुख नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ठीक, ये दोनों लोग भी गिरफ्तार हो गए थे। तो अब जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या होगा? आंदोलन और तीव्र होना चाहिए या शांत हो जाएगा? कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। अब लोगों ने विरोध शुरू किया, इनकी रिहाई की मांग शुरू की। पंजाब में आंदोलन और ज्यादा हुआ। वहां कहते हैं एक हंसराज नामक व्यक्ति था, उसने आंदोलन के लिए, जनसभा के लिए लोगों को बुलाया और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल 1919 को 8 को गांधी जी गिरफ्तार हुए, 9 को सत्यपाल और किचलू भी गिरफ्तार हुए। ठीक है, वो भी किसमें? इसी रॉलेट एक्ट के तहत, यानी मिनिमम 3 वर्ष की सजा जब तक प्रभावी हो, नहीं तो अनिश्चित काल तक, या जब तक ये सब शांत न हो जाए, जब तक सरकार को ही न लगे कि नहीं दोनों सीधे हो गए, बड़े बेचारे हो गए, इनको छोड़ दिया जाए, तो
संन्यास ग्रहण कर लेंगे, सक्रिय राजनीति से संन्यास हो जाएगी, कुछ नहीं करेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, तो तब तक ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 प्रमुख नेता, कौन कौन, पहले डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों लोग बिना कारण के गिरफ्तार हो गए। यानी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई। इतने महान थे पंजाब के कि इस बार का जो कांग्रेस अधिवेशन होना था, उस अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य थे और इनकी गिरफ्तारी का कारण जो था, इनकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने दिया था। सबसे बड़ी तो बात यही हो गया, आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने दिया था। ठीक, प्रमुख कैसे, ये दोनों इस बार के कांग्रेस अधिवेशन के जो होने वाला था, कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1919 में, दिसंबर 1919 की, ठीक है, स्वागत समिति के सदस्य थे। सोचिए, स्वागत समिति के सदस्य हैं दोनों लोग, इनको माइकल ओडायर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तारी का आदेश दिया। यानी 2 पंजाब के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तारी का आदेश देना पंजाब के कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक आघात जैसा था। अब अगर ऐसा है तो स्वाभाविक है पंजाब के सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता इस चीज का विरोध करते ही करते। ठीक है, स्थिति क्या था, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण जुलूस निकला। ठीक, पहला, जब शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा है तो कोई जरूरी है उसमें आप गोली करो, उंगली करो, कोई जरूरी था? शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे हैं, ठीक है, निकालने दो, बस आप पुलिस साथ में लगा दो कि पुलिस शांतिपूर्ण उनके साथ रहे, कोई विवाद की स्थिति ना आने पाए। आपको विवाद रोकने के लिए कहा जा रहा है, विवाद पैदा करने का काम आपका नहीं है। यहां क्या हुआ, शांतिपूर्ण जुलूस निकला, पुलिस द्वारा फिर गोली चला दी गई। इस जुलूस यानी भीड़ जो थी, इस पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। परिणाम स्वरूप 2 आंदोलनकारी मृत्यु मिलती है, यानी 2 आंदोलनकारी की मौत हो गई। अब अगर 2 आंदोलनकारी की डेथ होती है तो क्या विवाद नहीं होगा? अब पक्का था, कहते जैसे ही 2 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई, इस जुलूस की भीड़ ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में 5 अंग्रेज मार डाले गए। पहली चीज। दूसरा, सरकारी संपत्ति को
काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, यानी दो चीजें हुई। दो भारतीयों के मरने से पब्लिक सड़कों पर आंदोलनकारी हो गई, उसने सरकारी संपत्तियों को आग लगाया, जो अंग्रेज मिले उनको मारा पीटा, और इसी में 5 अंग्रेजों की भी मौत हो गई। अब समस्या यह था कि इस आंदोलन को दबाया कैसे जाए सरकार के लिए। तो परिणाम स्वरूप सरकार ने 10 तारीख को यानी 9 को यह घटना हुई, पूरा 9 की रात्रि में ही संपूर्ण अमृतसर में क्या किया, प्रशासन जो है ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के हवाले कर दिया, यानी सैनिक शासन, तुरंत सेना लगा दी गई वहां पर हर प्रकार के विद्रोह को रोकने के लिए। देखिए 10 अप्रैल 1919 को सरकार ने अमृतसर में ठीक सर में संपूर्ण प्रशासन, अमृतसर का संपूर्ण प्रशासन ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया। अब यहां से ही देखिए 2 डायर, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरा ब्रिगेडियर जनरल, यानी सैन्य अधिकारी भी कौन है, डायर। 2 डायर और दोनों की कार्यवाही देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा लें, फिर अब देखा जाए क्या होता है। 10 तारीख को प्रातःकाल न्यायाधिकार भी मिल गया, संपूर्ण अमृतसर सेना के हवाले है। अब सेना कैसे वहां शांति व्यवस्था स्थापित करती है। विद्रोही आंदोलनकारी यानी जो सड़कों पर आंदोलनकारी सामान्य लोग थे, उनके साथ क्या चीज होती है। ठीक है, 12 अप्रैल तक आर डायर ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की। उस घटना के लिए जिसमें 5 अंग्रेज मारे गए थे। ठीक है, अब ऐसे में जब देखा गया कि लोगों की गिरफ्तारी हो रही, तो भाई विरोध तो स्थिति होगी, तुमने मारा हमने मारा, बात खत्म। ये तो हुआ भाई। समस्या क्या थी कि तुमने हमारे 2 को मारा था, हमने तुम्हारे 5 को मारा, तो बाद में प्रतिक्रिया तो ज्यादा होती है। तुम धीरे से मारोगे तो दूसरा का तेज मारेगा। ठीक, प्रतिक्रिया हुई थी, तो प्रतिक्रिया के बाद जब उंगली तुमने पहले की थी तो बाद में दिक्कत क्यों आ रही थी। लेकिन यहां चूंकि सत्ता में तुम हो, तो बाद में अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करोगे ही करोगे। वो नैतिक आधार पर सही हो या गलत ये माने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंततः है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। वो भी कब, शाम को शायद 4:30 बजे। एक सभा का आयोजन किया गया। ठीक, अब इस सभा में कहते काफी बड़ी सभा थी, इसमें काफी ज्यादा लोग थे, और इसमें कहा जाता है कि लगभग 20,000 लोग थे। और हुआ क्या था कि इस सभा को बुलाने से पहले प्रातः 9:30 बजे आर डायर ने सभा करने पर रोक लगा दी थी, अवैधानिक घोषित कर दिया था। किसने बुलाया जलियांवाला बाग हत्याकांड में, इसके लिए आता है कि एक व्यक्ति का नाम आता है, नाम था हंसराज नामक व्यक्ति ने सभा बुलाई थी शायद।
कहते हैं इस व्यक्ति ने बुलाया था, लेकिन बाद में ये सरकारी गवाह बन गए थे। ठीक है, ये बाद में सरकारी गवाह बन गए। संभवतः यही माना जाता है कि ये जो सभा थी इसको बुलाया भी इन्होंने ही था। ठीक है, डायर ने प्रातः 9:30 पर ही कितना हुआ 7 घंटा 2.5 घंटा 6 घंटे 6 घंटे पहले ही सभा पर पाबंदी लगा दी थी। अब समस्या ये थी कि अगर सभा करने पर पाबंदी है, सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो 6 घंटे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति पर इस बात की सूचना कैसे पहुंच सकती थी? नहीं पहुंच सकती। इसलिए सामान्य लोग, क्योंकि लोहड़ी का त्योहार भी था, बाजार में भी बहुत भीड़ थी, तो गांव से भी बहुत से लोग आए थे। और जब कुछ नेता बोल रहे हों, क्योंकि सबको तात्कालिक घटनाएं जो हुई थी उसके विषय में जानकारी थी, और अगर उनके विषय में जानकारी तो प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा कि देखा जाए क्या चल रहा। तो जब उधर लोगों ने भीड़ देखी तो कुछ लोग और चलो सुनते हैं, थोड़ी देर क्या करेंगे, कल ये तो हैं, शाम होगा तब चल चलेंगे। टाइमिंग भी शाम की, ठंडा रहता है, उसी समय गांव के ज्यादातर किसान उसार निकलते भी हैं, तो एक अच्छी खासी भीड़ हो भी गई थी। कहते हैं कि जब सभा शुरू हुई और इस सभा में गांधी, सत्यपाल और किचलू की रिहाई और रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषण हो रहा था। जलियांवाला बाग कांड की जो जलियांवाला बाग है वो ये चीज है, ये एक मार्ग है छोटा सा, और चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थी। ठीक, के अंदर सभा हो चल रही है। तभी आर डायर वहां पहुंचता है। ठीक, वहां पहुंचकर उसने भीड़ में अनाउंस किया कि संपूर्ण जलियांवाला बाग को 3 मिनट के अंदर खाली कर दिया जाए। पहुंचता है, घोषणा की 3 मिनट के अंदर खाली करने की। इसने ये घोषणा की यदि 3 मिनट के अंदर नहीं खाली किया गया तो परिणाम खुद भुगतना पड़ेगा। अब बताइए 20,000 की आबादी इस छोटे से गेट से कैसे अचानक निकल सकती है, और उस समय जब उसके फेवरेट नेता भाषण दे रहे हों, उनके महत्वपूर्ण नेता तात्कालिक विषय भाषण दे रहा हो जिसने जनता को अत्यधिक आक्रोशित कर रखा हो, 100 सिपाही भी लेकर के आप पहुंच जाएं, अंदर 20,000 की पब्लिक है, तो जो नेताजी हैं वो गरिया यही कहेंगे, अरे इस 100 सिपाही क्या करेंगे, पुलिसिया क्या कर लेंगे। ये शब्द होती है। व्यक्ति जब भीड़ में अपने आप को देखता है तो उसमें थोड़े से साहस का संचार अवश्य हो जाता है। तो यहां पर भी जो भीड़ रही होगी उसमें साहस आया होगा। अंत में जब देखा कि 3 मिनट तक नहीं हटी भीड़, तो आर डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी। और ये गोली तब तक चलती रही जब तक गोली खत्म नहीं हो गई। सोचिए, 3 मिनट का अल्टीमेटम टाइम देकर के, 3 मिनट का समय देकर 20,000 की जनता को एक बड़े से हाथे में से निकलने के लिए कहा जाए, तो क्या वो जनता 3 मिनट के अंदर उस हाथे को खाली कर सकती है? नियम क्या है पुलिस का जो वर्तमान में है? पहले आप उसे चेतावनी दो, चेतावनी न करे तो हवाई फायर करो, तब पर भी ना रुके तो पैर पर गोली मारो, तब पर भी ना रुके तब गोली मारो। ठीक तो था, टाइम तो पर्याप्त दिया जाता है, लेकिन यहां क्या था, मात्र 3 मिनट का टाइम दिया गया, वो भी कितनी जनसंख्या, 20,000 को इस छोटे से दरवाजे से निकलने के लिए।
और जब वो पब्लिक नहीं निकलती है तो 3 मिनट के बाद लगातार गोली चलाए जाते हैं। हवा फायरिंग नहीं, सीधे चलाया जाता है मारो लोगों को। कहते हैं वहां पर बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन वो चीजें अब इतिहास बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ जो लोग भी मारे गए वो सभी के सभी निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था। एक शांतिपूर्ण सभा करना ये व्यक्ति का अधिकार होता है और उस अधिकार को ब्रिटिश सरकार ने दबाया। आप पीछे क्या था? आक्रोश उन 5 अंग्रेजों की हत्या का, उसी का बदला लिया गया था। देखिए इसमें हुआ क्या, 1 मिनट नीचे जगह थोड़ा कम है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि सरकारी रिपोर्ट आई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया मात्र 379 लोग मारे गए हैं और 1200 लोग घायल हुए हैं। जबकि जो कांग्रेस की रिपोर्ट थी, जो कांग्रेस ने कहा था, उसमें यह कहा था 1000 के आसपास लोग मारे गए हैं, जबकि 3000 से 5000 के बीच घायल हुए हैं। भाई भगदड़ मचेगी, जब गोली चलने लगेगा भगदड़ मचेगी। और चूंकि मेले का त्योहार था, उसमें मेला भी था, तो महिला और बच्चे भी बहुत रहेंगे, तो चोट तो थोड़ा बहुत सबको लगेगी। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो साइलेंटली भाग पाए, ठीक है, क्योंकि सामने से गोली चल रहा है। एक वही मार्ग है निकलने का, बाउंड्री भी काफी ऊंची थी, उसको भी नहीं कूद करके भागा जा सकता था। तो ऐसे में संख्या ज्यादा हो सकती है। संख्या सरकारी आंकड़ा गई, सरकारी आंकड़ा हमेशा कम बताया जाता है ऐसे में, ठीक है। अब दीनबंधु एंड्रयूज प्रतिक्रिया देखिए। दीनबंधु एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा। ठीक, दीनबंधु एंड्रयूज ने कहा यह जानबूझकर की गई हत्या है। ठीक, घटना के बाद कि और ज्यादा प्रतिक्रिया न हो, इसलिए सरकार ने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा प्रदत्त नाइट की उपाधि वापस कर दी। यानी प्रतिक्रिया थी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी सरकार पर नहीं पड़ा। ठीक, क्योंकि सर शंकरन नायर ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, कि कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से सदस्यता त्याग दी। ये चीजें आई। अब अगर ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो समस्या तो इसमें हो ही सकती थी। अब सरकार के ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जितने भी कांग्रेसी नेता थे, प्रमुख लोग, सबने प्रेशर बनाया, वैश्विक प्रेशर भी आ रहा था। तो अब कांग्रेस के लिए सरकार के लिए जरूरी क्या था? कोई न कोई जांच आयोग बैठा करके मामले की लीपापोती कर दिया जाए। उसने किया भी यही। देखिए होता क्या है आगे, जांच आयोग के लिए इन्होंने हंटर कमेटी का गठन किया। हम बात कर रहे हैं हंटर कमेटी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार पर जब ज्यादा दबाव पड़ा तो उसने क्या किया, अक्टूबर 1919 में इसका गठन किया। सोचिए, अप्रैल में घटना हो रही है, गठन कब हो रहा है? अक्टूबर में। क्या मतलब रह गया भाई? अब तक तो सारे सबूत मिटाए जा चुके होंगे, अब तक तो सिर्फ कुछ नहीं, वहां पर
लोगों के ब्लड के निशान भी नहीं रहे होंगे कि क्या चीजें थी, कितने लोग मारे गए। लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए, मामले की लीपापोती के लिए, लोगों के विरोध को शांत करने के लिए ये कार्य किया गया। ठीक है, ये जो कमेटी बनी ये 8 सदस्यीय थी, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। ठीक है, इन 5 अंग्रेजों में देखिए 5 अंग्रेज सदस्यों में कौन कौन? लॉर्ड हंटर, इन्हीं की अध्यक्षता थी, लॉर्ड हंटर। दूसरे आए जस्टिस रैस्किन, ठीक। तीसरे आए WF राइस, चावल है भैया ये, ठीक है। अब चावल की तरह रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे रहे नहीं। सर जॉर्ज बैरो, ठीक। लास्ट सर टॉमस स्मिथ, ठीक। अब 3 भारतीयों में देखिए कौन कौन है। सर चिमनलाल सीतलवाड़ पहले। दूसरे है साहबजादा सुल्तान अहमद, तीसरे है जगत नारायण, ठीक है। ये आए मार्च 1920 में इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट की प्रस्तुति से पहले ही सरकार ने इंडेमनिटी बिल पास करके दोषियों को बचाने का प्रयास कर लिया था। यानी इस बिल से माध्यम से यही था कि यदि इसमें इनकी रिपोर्ट जो आती है, इसमें अगर ऐसा कुछ रहता है जिसमें इनको सजा देने का प्रावधान हो, तो उसके लिए हम पहले ही इंडेनिटी बिल पास कर लें। ठीक है। अब हुआ क्या, जब रिपोर्ट भी आई इसकी, तो उसमें भी देखा गया कि मामले की लीपापोती कर दी गई थी। भाई अब लीपापोती करना ही ज्यादा चाह रहा था, क्योंकि कारण यह था कि सरकार पहले इंडेनिटी बिल पास कर चुकी थी। आप दोषियों को दोषी बता करके भी उसको सजा नहीं दिलवा सकते थे, तो रिपोर्ट ने भी लीपापोती कर दी। और रिपोर्ट में जो दूसरी चीज थी, रिपोर्ट में भी माइकल ओडायर को निर्दोष बताया। क्या बात है, 3 भारतीय 5 अंग्रेज, बहुमत के आधार पर फैसला, यही होना ही था। फिर ऐसे समिति के गठन का कोई मतलब नहीं था। ठीक है। अब देखिए जनरल डायर को के विषय में भी, सॉरी यहां ऊपर में डाल दें, फिर आते हैं। जनरल डायर माइकल ओडायर नहीं है, जनरल डायर है, आर डायर जो था। ठीक है। उसके विषय में क्या कहा गया, ब्रिटिश अखबारों ने देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। क्या बात है। अब अगर वहां पर इसे इतना सम्मान मिल रहा है, तो सरकार कैसे सजा दे सकती थी? कभी नहीं दे सकती है। ब्रिटिश की लॉर्ड सभा ने, सोचिए, अच्छे लोगों की, विद्वान लोगों की सभा थी, वो क्या करें, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दे दिया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा इन्होंने। भारत में नहीं थे, नहीं तो भारत वाले सुधार देते इनको। ठीक। सरकार ने सेवाओं के बदले में, ठीक, सेवाओं के लिए, यानी सेवाओं के बदले में मान की तलवार की उपाधि दी। मान
की तलवार की उपाधि दी। ठीक, अखबार, ब्रिटेन का एक अखबार था मॉर्निंग पोस्ट, ठीक, इसने क्या किया, डायर के लिए 30,000 पाउंड चंदा इकट्ठा कर दिया। सोचिए, यानी लोग उसके इस हैवानियत को भी इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। जब उसकी इस हैवानियत को वहां इतना तवज्जो दिया जा रहा था, तो हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते थे कि भारत में उसके इस कुकृत्य को दंडित किया जाता, उसको सम्मान नहीं दिया जाता। असंभव था। भारत में भी उसके इस कुकृत्य को भी तवज्जो दी जाती, उसको दोषी नहीं माना जाता। भारतीय चाहे जितना भी कर लेते, लेकिन भारतीयों के निगाह में तो जनरल डायर का कुकृत्य क्षम्य नहीं था। सजा तो उसे मिलती ही मिलती, चाहे जब मिलती। ठीक, इसलिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे माइकल ओ डायर, ठीक, कि ऊधम सिंह ने देखिए, ये ऊधम सिंह कहते क्या थे, इनके शुरू में ये घटना जब से हुई उसी बात, बहुत बचपन छोटे थे, तभी से इन्होंने प्रण ले लिया था कि जब तक हम इसको गोली नहीं मारेंगे या इसकी हत्या नहीं करेंगे तब तक बदला पूरा नहीं हो गया। बंदा पानी के जहाज में झाड़ू वाड़ू लगाने काम करने लगे, एक जहाज में। अब इंतजार करने लगे कि वो जहाज कब इंग्लैंड जाए। जब वो जहाज इंग्लैंड पहुंचा तो ये इंग्लैंड में उतर गए, जहाज की नौकरी छोड़ दी। इंग्लैंड में फिर लेबरई करने लगे, फिर लोगों के संपर्क में आए, भारतीय जो थे उनके संपर्क में आए, और फिर इन्होंने प्लान किया, और अंत में मार्च 1940 को इस वीर सपूत ने माइकल ओडायर को डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। बदला पूरा हुआ। नमन है ऐसे व्यक्ति को जिसने 21 साल तक इंतजार किया था हत्या के लिए। ये एक सीख होती प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी के लिए कि आज नहीं तो 20 साल बाद कोई भारतीय आकर के मारेगा हमको, मौत मिलेगी जरूर। ठीक है, कहते हैं जब गोली मारकर हत्या की तो भीड़ था, चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन इस बंदे ने भागे नहीं बल्कि स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया, और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई, मृत्युदंड की सजा। तो ऐसे भी वीर थे। अब देखिए, दूसरी जो एक तो सरकार ने बनाई, दूसरी एक कांग्रेस ने बनाई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। तो थोड़ा सा हम लोग उसको भी कर लें। अब इसके बाद फिर हम लोग लखनऊ अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे और गांधीवादी आंदोलनों के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक नया टॉपिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा है तहकीकात कमेटी। ठीक, इसका भी गठन 1919 में ही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए इसका गठन कांग्रेस द्वारा किया गया, गठित। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक, अब इसके जो दूसरे सदस्य थे, अब इन सदस्यों में पहले सदस्य महात्मा गांधी। भाई पहले पंजाब जाना चाहते थे तो उस समय मौका नहीं मिल पाया था, अब इनको मौका मिल गया था। दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, वकील, दोनों वकील हैं। ठीक, तीसरे से अब्बास तैयब जी, ठीक। नेक्स्ट है CR दास, ये भी वकील, दास। और लास्ट पुपुल
कुल जयकर, ये लोग सदस्य हैं। ठीक, अब इसमें जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, कांग्रेस को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, सरकार को तो नहीं करेंगे। इसमें इन्होंने ये बताया कि अधिकारी जो हैं, अधिकारियों को निंदा का पात्र बताया। पहला ये कहा कि जो भी उस समय बंगाल में, वो पंजाब में अधिकारी थे, वो सभी निंदा के पात्र हैं, उन सबकी निंदा होनी चाहिए, पहला। दूसरा, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। निलंबन की कार्यवाही तो हो ही गया था, लेकिन भाई यहां निलंबित करोगे दूसरी जगह जाएगा और टॉप क्लास की नौकरी पाएगा। ठीक है। फिर तीसरा क्या कहा इन्होंने, मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, जो अब दिया जाता है। ठीक, ये चीज आया, लेकिन सरकार ने इस बात पर, यानी इस मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और परिणाम स्वरूप गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने को विवश हुए। ठीक है, ये चीजों ही, और फिर आंदोलन असहयोग। लेकिन असहयोग से पहले हम लोग लखनऊ अधिवेशन, जिसमें सबसे पहली बार गांधी जी ने सहभागिता की थी, पहली चीज। दूसरा, गांधी जी के बाद फिर गांधी जी के आंदोलन, जिसमें चंपारण का तिनकठिया, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल एसोसिएशन आंदोलन, ब्लैक बोनस को लेकर के, और फिर खेड़ा टैक्स को लेकर के। ये तीन आंदोलन, इन तीन आंदोलनों के बाद खिलाफत की बात होगी। खिलाफत के बाद हम लोग चेंज करेंगे असहयोग पर। क्योंकि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे और भी रीजन है, केवल इसी को नहीं माना जा सकता। ठीक है, लोगों के जनाधार की बात थी, कई सम्मेलन भी हुए कांग्रेस के इस दौरान, उनमें भी बातें हो सकती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में गांधी जी और लखनऊ अधिवेशन, अब गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों की बात होगी, और यहीं से संपूर्ण आंदोलन, संपूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास से जोड़ने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।